तो ऐसा कुछ किरण चौधरी वहाँ पर उस इलाके में काम कर पाई हों, ऐसा नहीं है। केवल विरासत की राजनीति, परिवार के भीतर जो लड़ाई इनकी और इनके जो चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई रणवीर सिंह महेंद्र, उनके परिवार के साथ जो एक खींचतान चलती रही, इनके जो पुश्तैनी घर है, जहाँ पर चौधरी बंसीलाल रहते थे, उस घर पर किसका कब्ज़ा होगा, किरण चौधरी का होगा कि रणवीर महेंद्रा का होगा, तमाम ये सब बातें विवादों के बीच में ये रही। हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगातार विवाद इनके बने रहे। अब इनका चाहत हमेशा ये रही कि उनको मुख्यमंत्री के दौर में एक अग्रणी नेता के तौर पर देखा जाए। लेकिन ना तो जनता के बीच जनाधार है, ना पूरे इलाके में कार्यकर्ता हैं, ना पार्टी हाईकमान की आपके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ना स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट की सरकार थी या स्टेट की लीडरशिप थी, उनके साथ ही आपके बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हों, बहुत अच्छा समन्वय हो, ऐसा नहीं है। इन सब से इतर किरण चौधरी का किरण चौधरी एक पर्यटक की तरह पॉलिटिक्स करती हैं। लगातार क्षेत्र में रहने वाली राजनेता नहीं है। वहीं पर रहना हो, भिवानी की अगर राजनीति करती हैं, लेकिन रहना होता है दिल्ली में। यानी कि दिल्ली से महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, कभी 15 दिन में 1 बार, इस तरह के आने की राजनीति की है। तो ज़ाहिर है कि ज़मीन पर भी अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को वो कभी खड़ा कर नहीं पाए। इतना बड़ा सियासी परिवार जिसकी राजनीति 1960 से शुरू है, 1960 में चौधरी बंसीलाल राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। उस दौर से लेके और आज 2024 में हम लोग बैठे हैं। हरियाणा तो छोटा स्टेट है, बड़ा स्टेट नहीं है। इतना बड़ा सियासी परिवार होने के बावजूद भी आप केवल 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित हैं। जब आपकी मनमाफिक टिकट अगर नहीं दी जाती है, तो फिर आप पार्टी के ही अपने उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करती हैं। ये कई बार हुआ है। पिछले लोक विधानसभा चुनाव में एक चरखी दादरी जो हल्का है, जो भिवानी जिले में था पहले, उसके बाद हल्का बन नया जिला बन गया। तो वहां पर टिकटों का जब वितरण का चर्चा चल रही थी, तो कुछ एक नए लोग थे, कुछ नए चेहरे थे जिनको टिकट दी जाने की बात चल रही थी, और लगभग फाइनल स्टेज में वो बात पहुंच गई। लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के साथ इनका लगाव नहीं है, उसकी मुखालफत इनको करनी है, तो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वहां से टिकट दिलवा दी कॉन्सेंसस कैंडिडेट के रूप में, जिनका वहां पे वो भी इन्हीं की तरह कभी कभार आने संडे टू संडे हम महीने की 1 तारीख को आने वाले पॉलिटिक्स करते रहे, और उसकी वजह से वहां पर वो सीट वो हार गए, जबकि अच्छी पोजीशन में थे। अगर किसी नए उम्मीदवार को मिलती तो शायद अच्छी टक्कर वो दे पाते। ऐसा ही बारडा जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां से रणवीर महेंद्रा 3 बार लगातार चुनाव हारे, तो वहां पे चौधरी बंसीलाल की दखल के, उनके समर्थकों के जो वोट हैं, हर बार इन्होंने उन वोटों को रणवीर महेंद्रा के खिलाफ डलवाया। अल्टीमेटली तो कांग्रेस पार्टी की मुखालफत करना ही है ये। वही हालात इस बार लोकसभा के चुनाव में हुए। राव दान सिंह ने जब चुनाव लड़ा तो सबको पता है कि इन्होंने भीतरघात किया। ठीक वैसी स्थिति अजय माकन का राज्यसभा का जब चुनाव था, उसमें दीपक बाबरिया ने और अजय माकन ने खुल के बात कही है कि एक वोट जो इनके खिलाफ गया था वो अजय किरण चौधरी का था। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद लगातार पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर फैसले, उनके फैसलों पर कटाक्ष करना, टिकट वितरण पर सवाल उठाना, पार्टी अगर जो जिला अध्यक्षों की घोषणा करती है, टिकट लगभग फाइनल स्थिति में जब जिला परिषद जिला अध्यक्षों की सूची लगभग फाइनल हो जाती है, तो अंतिम समय पर कभी मधुसूदन मिस्त्री के पास जाके उसको रुकवा देना, कभी खड़गे के दफ्तर में जाके उसको रुकवा देना, कभी केसी वेणुगोपाल। मतलब कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो एक लीडर को इस लेवल पे आके करनी चाहिए, उससे ठीक उल्टा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इस वजह से न केवल स्टेट की लीडरशिप, बल्कि पार्टी का हाईकमान है, वो भी बहुत इनसे नाराज था। और नाराजगी की सोनिया इतनी ज्यादा लिमिट थी कि पिछले करीब 1.5 महीने से किरण चौधरी कोशिश कर रही हैं बात करने की, अपॉइंटमेंट लेने की, जो पार्टी के 5 बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल। लेकिन इन पांचों ने उनको वक्त देने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी के लोग पार्टी तभी छोड़ते हैं जब उनको इस बात का एहसास हो कि स्ट्रीट लीडरशिप के साथ तो वो लोग 36 का आंकड़ा रख सकते हैं और फिर भी पार्टी में मजबूती के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनकी अनबन शुरू हो जाती है,
या सेंट्रल लीडरशिप उनको इग्नोर करना शुरू करती है, तब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब हमारा समय यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक ऐसी स्थिति अशोक तंवर के साथ हुई थी। अशोक तंवर लगातार भूपेंद्र हुड्डा के साथ लड़ाई लड़ते रहे अपने स्तर पर। वो बिल्कुल उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन हाईकमान ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब एक बार राहुल गांधी से वो मिले और राहुल गांधी ने उनको कहा कि अशोक जी आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो वो दिन मुझे लगता है आखिरी दिन था। उसके बाद अशोक तंवर वहां से बाहर निकले और उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि तब इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनको जो छांव देने वाली या जो संरक्षण देने वाली लीडरशिप है वो अब उनके साथ नहीं है, तो वहां पे बीजेपी कांग्रेस पार्टी में रहना उनके लिए संभव नहीं है। ठीक तो वैसी क्या सर, स्थिति के सर साथ मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि जैसे तंवर साहब के साथ जो हुआ, अब किरण चौधरी को भी जैसे हाईकमान के जो बड़े नेता है वो समय नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि हाईकमान ने भी ये तय किया हुआ है कि फला नेता बड़ा चेहरा है, उन्हीं नेता की सुनी जाएगी, नेता का नाम अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लूं तो भी कोई दोहराया नहीं? नहीं, मैं देखिए मैं बताता हूँ, ये बहुत सिंप्लीफाई करना है सोनिया किसी भी इस बात को ना, कि अगर किरण की नहीं सुन रहे हैं तो आप हुड्डा की सुनेंगे। मुझे लगता है ये ज्यादा सरलीकरण है हरियाणा की राजनीति के हिसाब से। अब देखिए जो शैलजा है, शैलजा को तो टिकट दिया गया, और शैलजा को टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनुशंसा से तो नहीं दिया गया। उनको तो पार्टी, और अगर हुड्डा से पूछा जाता मुझे लगता नहीं वो तो इस बात का समर्थन भी करते, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट मिला ना, और मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव जीता। और शैलजा खुले मंचों से ये बात कहती हैं कि उनके कहने पर ही वरुण चौधरी को भी टिकट दिया गया, वरुण मौलाना को, जो चुनाव जीतने में कामयाब हुए, क्योंकि वो उनकी पुरानी सीट थी। तो अगर दो धड़े कांग्रेस पार्टी में हैं, तो कांग्रेस पार्टी में दो धड़ों की राजनीति आज से नहीं है, हर स्टेट में ये राजनीति है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के बीच में जो धड़े तब से हैं जब संयुक्त पंजाब था। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब 52 में पहला चुनाव लड़ा, और मैं तो कहता हूं उसके भी पहले जब चुनावी राजनीति भारत में शुरू नहीं हुई थी, जब ये जो संविधान समिति की गठन होना था, उस वक्त की जो राजनीति थी, तब से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी या पंजाब, जो संयुक्त पंजाब था, उसमें तब से लेके आज तक लगातार हम लोगों को गुटबाजी देखने को मिली है। चाहे वो आजादी के पहले का आंदोलन रहा हो, आजादी के बाद चाहे संविधान समिति को बनाने की बात हो, या फिर चुनावी राजनीति की शुरुआत की बात हो, हमेशा पार्टी में दो धड़े रहे हैं। और इन दो धड़ों का मतलब यही था कि पार्टी इनको क्यों बैलेंस करके चलती थी, ताकि जो विपक्ष का स्पेस है, यानी कि जो सरकार का क्रिटिसिज्म विपक्ष को करना चाहिए, अगर वो पार्टी के भीतर से ही आएगा तो विपक्ष के स्पेस को हम लोग एनक्रोच कर लेंगे, यानी कि हमारा विरोध नहीं रहेगा। और ये बहुत कामयाब राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही, पहले चुनाव से लेकर और 1967 तक लगातार 4 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसी विपक्षी दल को ज्यादा स्पेस नहीं दिया। खैर आज की बात करते हैं। तो शैलजा को जो टिकट दिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध के बावजूद शैलजा को बड़ी जिम्मेदारियां इस केंद्र में मिली हैं। उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, उनको पार्टी का दो स्टेट्स का प्रभारी बनाया गया है। ठीक वैसा रणदीप सुरजेवाला के साथ हुआ। रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा भेजा गया, उनका CWC का मेंबर बनाया गया, महासचिव बनाया गया, कर्नाटक जैसा राज्य दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश दिया गया। लगातार वो पार्टी के जो हाईकमान है उसके कांटेक्ट में है, लगातार उनके साथ हैं, उनके बहुत ही गुड बुक्स में है। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अकेले की चलती तो ये लोग तो राजनीति में उतना मजबूत नहीं बन सकते थे। लेकिन ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होता है सिंप्लीफाई करना पत्रकारों के हिसाब से, कि अगर एक्स नहीं है तो वाई है, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली शेड में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बैलेंस है, मुझे लगता है कांग्रेस बड़ी खूबसूरती के साथ ये बैलेंस बनाती है, और ये हर स्टेट में बनाती है।